देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। है मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग जो है फंड फ्लो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे होल्डिंग कंपनी, ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन, जो भी बोलो, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स या फिर होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, ये पढ़ेंगे। अच्छा, तो देखो चैप्टर का नाम है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कुछ चीजों को मर्ज करना, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या कंसोलिडेट करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, देखो, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी हमें अकाउंट्स को मर्ज करना है। तो नॉर्मली ये कौन से वाले केस में आता है? जो तुम लोग होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी पढ़ते हो ना लॉ में, तो उसी का अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हमें जो पढ़ना है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स जो हमें पढ़ना है, इस पे ये हमारा जो पूरा है, ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 इस पे एप्लीकेबल होगा, जो कि हमारा करेंट कंपनीज एक्ट जो चल रहा है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी AS 21, ठीक है। तो कैसे करके कंसोलिडेशन वगैरह करना है, इसका इंस्ट्रक्शन हमें कहाँ बोला गया है? AS 21 में हमें इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें इसके लिए पता करना पड़ेगा कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। तुम लोग को पता है, तुम लोग कंपनी लॉ वगैरह में पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार हम लोग जो है थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें कैलकुलेशंस वगैरह करने में आसानी होगा। तो ये देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है। होल्डिंग कंपनी, ठीक है, जो कि कौन से सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 के हिसाब से होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? हम छोटा छोटा पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखवाने वाले, ठीक है। तो इसका मतलब होता है होल्ड्स मोर देन 50% शेयर ऑफ अदर कंपनी, ठीक है। अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, तो वो कंपनी कहलाता है होल्डिंग कंपनी, वो दूसरे कंपनी का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कंट्रोलिंग आ जाएगा, कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। ऑफ ऑफ सब्सिडियरी मतलब ऑफ ए कंपनी, यानी यहाँ पर सब्सिडियरी कंपनी का बात हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर सपोज कि ए एक कंपनी है, ठीक है। ए कंपनी अगर बी कंपनी का, ए कंपनी अगर बी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखा है, मोर देन 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखा है, तो इसका मतलब ए कंपनी हो जाएगा होल्डिंग और बी कंपनी को हम लोग बोलेंगे इसका सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे। और ये जो है होल्डिंग कंपनी होने के लिए दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करना पड़ेगा, और ऐसा 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करने के वजह से ए के पास बी को कंट्रोल करने का जो है, मतलब कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का जो है इसके पास ऑथोरिटी आ जाता है, कर सकता है। ए जो है बी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है अगर ए बी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहा है, यानी ए बी का होल्डिंग कंपनी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे होल्डिंग कंपनी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी,
ये क्या है? होल्डिंग कंपनी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी का मतलब है कि ए जो है बी का होल्डिंग कंपनी, बी जो है वो सी का होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। ए बी का होल्डिंग कंपनी है, बी सी का होल्डिंग कंपनी है, तो इसका मतलब ये इम्प्लाइड है, ये इसका मतलब कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि ए इज ऑल्सो होल्डिंग कंपनी ऑफ सी, ठीक है। A is also holding company of C, यानी होल्डिंग कंपनी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, ठीक है। मतलब A जो है ये C का भी जो है होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड करेंगे, हैज टू मैंडेटरीली प्रिपेयर तो ए जो कि एक होल्डिंग कंपनी है, उससे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? मैंडेटरी है। कहां पर मैंडेटरी बताया गया है? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, और एस 21 में गाइड किया गया है कि कैसे करके प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या प्रिपेयर करना मैंडेटरी है? तो प्रिपेयर करना जो मैंडेटरी है दैट इज, एक तो स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर हम लोग होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी जो पढ़ते हैं लॉ में, तो तुम लोग जो है लॉ के हिसाब से पढ़ते हो। यहाँ पर अकाउंटिंग में देखो हमें क्या करना है। होल्डिंग कंपनी पता है तुम लोग को क्या होता है? कोई एक कंपनी अगर दूसरे किसी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करती है, तो इस कंपनी को होल्डिंग जो होल्ड कर रही है और जिसका शेयर होल्ड करती है उसे सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। तो होल्ड्स मोर देन 50% शेयर ऑफ अदर कंपनी, और इसके वजह से ए के पास क्या हो जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने का जो है इसके पास ऑथोरिटी आ जाता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को ये कंट्रोल कर पाता है। होल्डिंग कंपनी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ए जो है ये होल्डिंग कंपनी हो जाएगा अपने सब्सिडियरी कंपनी का, जो मतलब ये देखो ए का होल्डिंग, मतलब ये पॉइंट याद रखो, ए का होल्डिंग बी है और बी का होल्डिंग कंपनी सी है, तो इसीलिए होल्डिंग ऑफ ए होल्डिंग कंपनी ये दूसरे होल्डिंग कंपनी का जो सब्सिडियरी, मतलब बी का, जैसे देखो बी का सब्सिडियरी कंपनी है सी, तो ये ए जो है वो सी का भी होल्डिंग कंपनी हो जाएगा, ठीक है। और इसके पास इसको रूल्स क्या है? अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से मैंडेटरीली ए को क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? अपना अलग से जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है वो तो बनेगा, स्टैंड अलोन, मतलब अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा जो कि ए के लिए स्टैंड अलोन, और एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जहां पर उसके सारे सब्सिडियरी कंपनीज का और इंक्लूडिंग उसका खुद का, ठीक है, सब डिटेल्स रहेगा, दैट इज कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले कि कैसे करके सब्सिडी होल्डिंग कंपनी जो है वो कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है। तो अपना तो बनाएगी इंडिविजुअल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके साथ कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। मतलब जितने भी सारे सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है, सभी सब्सिडियरी कंपनी का डिटेल्स एक जगह पे रहेगा। ऐसे बैलेंस शीट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसको अगर अपने लिए समझने के लिए लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो कि ऑल डेटा टुगेदर, ऑल डेटा ऑफ, ऐसे लिखो, ऑल डेटा ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इन वन प्लेस, ठीक है। एक जगह पे जब सारे डेटा रहेंगे सब्सिडियरी कंपनी को, दैट इज कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अच्छा, इसके लिए कौन सा सेक्शन फॉलो होता है वो भी एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन में ये सब आ जाता है, सेक्शन 134 सब सेक्शन 1, ठीक है इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर और एक पॉइंट भी बताते हैं। मान लो सी का भी एक सब्सिडियरी कंपनी है, सपोज कि डी, ठीक है, सी का एक सब्सिडियरी कंपनी है डी, तो ए डी का होल्डिंग कंपनी नहीं होगा, ठीक है, लीगली नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लीगली ए इज नॉट
a holding company of D, but technically A and D have a relation, ठीक है। मतलब सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी का रिलेशन जो है वो लॉ के हिसाब से 2 लेयर में ही होता है, ठीक है। 2 लेयर में होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। जैसे ए बी का है, बी सी का है, तो ए से सी का रिलेशन बनता है, लीगली भी बनता है, टेक्निकली भी बनता है। लेकिन फिर इसके बाद और एक स्टेप अगर अहेड हो जाता है कि सी, ये 2 लेयर पे बनेगा, ठीक है। सब्सिडियरी एंड सब्सिडियरी ऑफ सब्सिडियरी, ये 2 लेयर पे बनेगा। बट अगर 3 लेयर हो जाता है तब लीगली ए और डी में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, बट टेक्निकली ए ऑब्वियसली डी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जो हम लोग का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग क्या सिर्फ जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडियरी कंपनी का डिटेल्स ही लिखना जरूरी है या फिर कुछ और भी हो सकता है? कुछ और भी हो सकता है, ये देखो। एक तो सब्सिडियरी कंपनी का, सारे सब्सिडियरी कंपनी का डिटेल्स एक जगह पे रहता है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर कोई एसोसिएट कंपनी है, ठीक है, अगर कोई एसोसिएट कंपनी है और अगर कोई ज्वाइंट वेंचर में काम हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, तो इनका डिटेल्स भी कंसोलिडेटेड अकाउंट में आ जाते हैं। नॉर्मली कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो सम्स रहेगा वहां पर ना हमें ये सब नहीं दिया हुआ रहेगा उतना। मैक्सिमम केसेस में हमें सब्सिडियरी कंपनी बोल के क्वेश्चन देगा। तो इसीलिए कभी अगर तुम लोग कॉलेज वगैरह में किए हो तो देखोगे कि जो होल्डिंग कंपनी है उसमें सब्सिडियरी कंपनी का ही बात होता है। लेकिन अगर ए कंपनी, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, ए कंपनी का बी सब्सिडियरी, इसके अलावा मान लो ए का एक एसोसिएट कंपनी भी है, ए एक जॉइंट वेंचर में भी किसी के साथ रिलेटेड है, तो इन सबका डेटा भी वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। और ये सारे चीजों को एक साथ क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कॉल्ड एज ग्रुप कंपनी, ठीक है। इसे ग्रुप कंपनी बोला जाता है। मतलब ग्रुप में ये 3 कैटेगरी को मिला के एक ग्रुप होता है। तो ये 3 कैटेगरी का डिटेल से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो मैक्सिमम यही रहेगा, ये सब बहुत ही रेयर केस, नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए, अगर हमें थियोरिटिकली पूछे या फिर हमें कुछ एमसीक्यूज वगैरह रहे तो उसमें हमारा ये सब जो है पॉइंट हेल्प करेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है। ये तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, होल्डिंग कंपनी क्या होता है उसका कुछ पॉइंट जो कि तुम लोग को पता था, लेकिन अब अकाउंट्स करने के लिए हमें जितना जो भी जरूरी है वो हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी ये होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, ठीक है। तो सब्सिडियरी कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जो कि कंट्रोल होता है अपने होल्डिंग कंपनी के थ्रू से। तो कंपनी कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ये तुम लोग को पता भी है। देखो ये लाइन का ऑपोजिट ही हो गया ना, कि अगर होल्डिंग कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर सकती है सब्सिडियरी कंपनी का, तो सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के थ्रू कंट्रोल होती है, तो कंपनी कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे कि सच रिलेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, सच रिलेशन ऑफ holding and subsidiary allowed for 2 layers
ओनली, ठीक है। मतलब ये वाला केस जो मैंने बोला, ठीक है, ए से बी, बी से सी, 2 लेयर्स तक ही जो है एप्लीकेबल होगा। इसके बाद अगर होगा तो लीगली नहीं होगा, टेक्निकली हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सब्सिडियरी कंपनी। अच्छा, अब सब्सिडियरी कंपनी जो है दो तरह का होता है, पार्शियली और होलली, ठीक है। तो ये देखो, होलली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी का मतलब है कि अगर 100% शेयर जो है वो होल्डिंग कंपनी ले रहा है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं 100% ऑफ शेयर्स होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ये सब पॉइंट अगर पता है तो भी ठीक है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, ये जितने भी पॉइंट है ना सिर्फ थियोरिटिकली काम आएगा ऐसा नहीं, सेक्शन वगैरह ठीक है, लेकिन बाकी जो भी पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं ना सारे हमारे जो है न्यूमेरिकल्स करने में काम आएगा। 100% जो है उसे होली ओन्ड बोलते हैं, और अगर 100% नहीं है तो पार्शियली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पार्शियली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। इसका मतलब है मोर देन 50%, क्योंकि वो तो होना ही पड़ेगा, मोर देन 50% होल्डिंग नहीं होगा तो फिर कोई होल्डिंग कंपनी कैसे बन सकता है। मोर देन 50% बट लेस देन 100%, बट लेस देन 100% शेयर्स ओन्ड बाय होल्डिंग कंपनी, ठीक है। पार्शियली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी का मतलब हो गया कि जो कंपनी का शेयर्स 50% से ज्यादा तो किसी और ने होल्ड किया ही है, तभी तो वो सब्सिडियरी कंपनी हो रहा है, लेकिन 100% से कम है, तो इसीलिए होली और पार्शियली सब्सिडियरी कंपनी दो तरह का होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि अगर एसोसिएट कंपनी है तो वो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ये पता करते हैं कि एसोसिएट कंपनी कैसा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी, एक कंपनी इन विच वी हैव 20% और मोर बट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट और एक पॉइंट लिखते फिर समझा देते हैं। सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस इन द कंपनीज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एसोसिएट कंपनी का मतलब ऐसा कोई कंपनी इन विच, ठीक है, जिसमें अगर दूसरे किसी कंपनी का 20% या उससे ज्यादा बट 50% से कम शेयर होल्डिंग है, जैसे ए कंपनी का, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए और बी कंपनी, ठीक है। अगर ए कंपनी बी कंपनी का 20 से लेके 50% तक शेयर जो है
वो एक्वायर कर रखी है, तो ए कंपनी को हम लोग बोलेंगे, जो ए बी कंपनी जो है ए का एसोसिएट कंपनी हो जाएगा। ठीक है, सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस इन द कंपनीज डिसीजन मेकिंग, और ए जो है बी के डिसीजन मेकिंग में सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस ला सकता है, मतलब सीधा बात ये है कि डिसीजन को कंट्रोल कर पाएगा। ठीक है, डिसीजन को कंट्रोल कर पाएगा। तो अगर एसोसिएट कंपनी है तो वो भी हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा, उसका पोर्शन भी आएगा। अगर किसी कंपनी का सब्सिडियरी के साथ साथ एसोसिएट कंपनी है तो वो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट वेंचर। अगर कोई कंपनी ज्वाइंट वेंचर में काम कर रही है, तो ज्वाइंट वेंचर मतलब क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दो या तीन कंपनी, मतलब टू और मोर देन टू कंपनी एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकती है, और वो पर्पस फुलफिल हो जाने पे जो है वो जो मतलब एक शॉर्ट पीरियड पार्टनरशिप है, बोल सकते हो जॉइंट वेंचर। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो फ्यूचर में बंद कर देंगे ऐसा सोच के नहीं किया जाता है। हाँ, पार्टनरशिप भी बंद हो सकता है, वो तो मतलब लॉस हो रहा है, डिसोल्यूशन में चला जा रहा है, बात अलग है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर ऐसा नहीं होता है, मतलब ज्वाइंट वेंचर एक्चुअली एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही किया जाता है। जैसे जैसे ही वो पर्पस फुलफिल हो गया, ज्वाइंट वेंचर खत्म। जैसे मान लो कि कोई रोड बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, ठीक है, तो दो चार कंस्ट्रक्शन कंपनी मिल के बना रही है, तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो उनका पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा, तो इस चीज को बोला जाता है ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, अब ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर कैसे होता है? ज्वाइंट वेंचर में जो है एग्रीमेंट बनता है, जैसे मैंने बोला ना पार्टनरशिप की तरह। पार्टनरशिप पे जैसे एग्रीमेंट होता है ना, अब पार्टनरशिप में ओरली भी हो सकता है, ठीक है, रिटर्न भी हो सकता है, वैसे ही ज्वाइंट वेंचर में जो भी रूल्स रेगुलेशंस है बिजनेस का, वो कैसे डिसाइड होगा? ऑल रूल्स डिसाइडेड एज पर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनेगा उसके हिसाब से ही ज्वाइंट वेंचर में सारे काम होंगे। जैसे एसोसिएट कंपनी में एक कंपनी दूसरे कंपनी का 20 से 50% शेयर होल्ड करेगा तो एसोसिएट कंपनी कहलाएंगे। और जो है सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस रहेगा, मतलब डिसीजन वगैरह लेने में। सिमिलरली ज्वाइंट वेंचर जो है उसका रूल्स रेगुलेशंस जो मतलब प्रेस्क्राइब्ड होगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर एग्रीमेंट, वही फॉलो होगा। और ये तीन तरह का कंपनी का डिटेल्स ही जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ सकता है। मैं বলছিলাম হ্যাঁ, বলো। ওই যে অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিতে 20 থেকে যে 50% শেয়ার হোল্ড করার যে ব্যাপারটা আছে, ধরুন আমরা একটা সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে দুটো লেয়ারে বেশি করতে পারি না, অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিতে কি সেরকম কোনো ব্যাপার আছে দুটো লেয়ারে বেশি হবে না? ধরো ওখানে ধরো 3-4টে দিক হোল্ডিং কোম্পানি করে রাখা। বুঝতে পারলাম না, কথাটা একটু ভেসে ভেসে আসছে। বলছিলাম ম্যাম, এই যে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে যেমন ব্যাপারটা আছে না, যে দুটো লেয়ারে বেশি জিনিসটাকে হোল্ড করা যায় না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যেটা এইটা। কোম্পানির ক্ষেত্রেও কি সেই ব্যাপারটা আছে যে দুটো লেয়ারে বেশি করতে পারবে না, নাকি ওটারও 3-4টে করা যায়? না, অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিতে এরকম কিছু রুলস নেই। ঠিক আছে, 2 লেয়ার্স এর বেশি করা যাবে না, এরকম কোনো রুলস নেই। অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিতে অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি তো দেখো এরকম, অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিতে তো আবার এরকমও কোনো রুলস নেই কি মানে এর অ্যাসোসিয়েট এ হলে, মানে যেমন হোল্ডিং অফ ইটস হোল্ডিং, মানে এ যেহেতু বি এর হোল্ডিং, বি যেহেতু সি এর হোল্ডিং, সেই জন্য এ সি এর হোল্ডিং হচ্ছে, কিন্তু অ্যাসোসিয়েটে কিন্তু এরকম কোনো ব্যাপার নেই। ঠিক আছে, আর এই 2 লেয়ার্স এর ব্যাপারটাও অ্যাসোসিয়েটে এরকম কিছু নেই। ঠিক আছে, এখানে মানে ল হিসেবে তো এরকম কিছু বলা নেই। কিন্তু হ্যাঁ, সাবসিডিয়ারিতে আছে কি এটা কিন্তু লিগালি প্রবলেম, মানে লিগালি অ্যালাউড নয়, কিন্তু টেকনিক্যালি এ কিন্তু ডি কে কন্ট্রোল করতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিতে এরকম কিছু বলা নেই, অ্যাজ পার ল এরকম কিছু মেনশন করা নেই। ওকে ম্যাম, ওকে, ঠিক আছে। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग क्या होता है। ठीक है, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। अच्छा, इसके पहले और एक पॉइंट है वो बता देते हैं, ये जो ग्रुप कंपनी का मैंने बताया वो एक बता देते हैं
कि जैसे देखो कि अगर ए और बी, ठीक है, दो कंपनी है, ए और बी दो कंपनी है, और ये दोनों कंपनी इंडिया में है, ठीक है, ए और बी दो कंपनी है, ये दोनों कंपनी अगर इंडिया में है तो इनके अंदर जो ट्रांजैक्शन होगा ना, ठीक है, अगर सेम प्लेस से हो रहा है तो इनके अंदर जो ट्रांजैक्शन होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा इंट्रा कंपनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, इंट्रा ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो और मान लो यहाँ पर यूके में है, ठीक है, एक्स और वाई, सपोज यूके में है एक्स और वाई, और इन दोनों में ट्रांजैक्शन मतलब इंडिया के ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ अगर फॉरेन का, मतलब जैसे मैंने यूके का एग्जांपल लिया, इनमें ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसे बोला जाता है इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन, ठीक है, इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो ये एक टर्म जो है आ सकता है, ठीक है। तो ये एक बात देख लो कि इंट्रा मतलब जब एक ही प्लेसेस में हो रहा है तो इंट्रा, जब अदर प्लेसेस में हो रहा है तो इंटर ट्रांजैक्शन। मतलब ये कौन से के लिए बोल रहे, ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए। जैसे ये देखो ग्रुप ऑफ कंपनी ना, मतलब सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, ये सब ग्रुप ऑफ कंपनी होता है, ठीक है। मान लो दो सब्सिडियरी कंपनी के बीच में इंडिया में ही हो रहा है तो इंट्रा ट्रांजैक्शन, या सब्सिडियरी एसोसिएट जो भी हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब ये ग्रुप ऑफ कंपनी का बात हो रहा है। अगर इंडिया के अंदर ही जो ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब एसोसिएट जो है, सब्सिडियरी जो है, या फिर और एक क्या था, ज्वाइंट वेंचर, सब अगर इंडिया के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये इंट्रा ट्रांजैक्शन। लेकिन मान लो कि एक कंपनी इंडिया से है, दूसरा बाहर से है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इंटर और इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। ये दो टर्म जो है ये तुम लोग वैसे ही पढ़ते हो, एनालिसिस में ये सारे टर्म्स रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो है माइनॉरिटी शेयर, ठीक है, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। अब ये माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग क्या होता है? माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का मतलब ये हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी जो होल्ड कर रही है शेयर वो तो 50% या मोर देन 50% होता है, और बाकी जो होल्ड करके रखता है, मतलब होल्डिंग कंपनी तो एक जो है सब्सटेंशियल पोर्शन यानी 50% से ज्यादा शेयर जो है होल्ड करती है, तभी होल्डिंग कंपनी कहलाती है। बाकी जो पोर्शन ऑफ शेयर्स जिनके पास रहता है उन्हें बोला जाता है माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, ठीक है, माइनॉरिटी। क्यों? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। जिसके पास 50% से ज्यादा होल्डिंग है वही तो सारी चीज को कंट्रोल करेगा, क्योंकि उसके पास आधे से ज्यादा चीज है, तो मतलब उसके पास राइट्स, ऑथोरिटीज, हर एक चीज ज्यादा होगा, ठीक है। तो बाकी जितना परसेंट किसी के पास रहेगा वो कहलाएंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, ठीक है। और ये कौन है? ये है नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग। इनका और एक नाम भी है नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग। क्यों नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग? क्योंकि इनके पास जो है कंट्रोलिंग नहीं है। जैसे होल्डिंग कंपनी के पास क्या है, होल्डिंग कंपनी के पास क्योंकि उसके पास 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वो जैसे अपनी सब्सिडियरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो कॉम्पोजिशन है उसे कंट्रोल कर सकता है, डिसीजन वगैरह ले सकता है, मतलब इन्फ्लुएंशियल जो है राइट्स उसके पास होता है। लेकिन जो माइनॉरिटी होता है उनके पास नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग है, मतलब वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस कंपनी का शेयर होल्डिंग उनके पास ऑब्वियसली है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए जितना होल्डिंग होना चाहिए उतना तो है नहीं, तो कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल करने के लिए कैपेबल नहीं है, इसीलिए इनका और एक नाम भी है नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग या फिर माइनॉरिटी, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे ये कौन सा शेयर होल्डिंग है, ये वो वाला शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, ठीक है, शेयर होल्डिंग अदर देन होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के अलावा जितना भी बाकी शेयर्स किसी ने होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग अदर देन होल्डिंग कंपनी मतलब होल्डिंग कंपनी का जो 50% से ज्यादा, जैसे मान लो 60% जो है होल्डिंग कंपनी ने होल्ड कर रखा है,
एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसका मतलब 40% हो गया माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, या फिर बोल लो नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग, या फिर बोल लो शेयर होल्डिंग अदर देन होल्डिंग कंपनी, दैट इज 40%। ठीक है, तो यही होता है, अलग अलग नाम है, नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग बोल लो, या शेयर होल्डिंग अदर देन होल्डिंग कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, इसे कहाँ दिखाया जाता है, मतलब ये जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है ये हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, तो इसे हमें बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा सोन एज लाइबिलिटी साइड इन consolidated बैलेंस शीट। ठीक है, देखो ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि देखो है तो शेयर, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड में जाता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर, ये भी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंडर जाएगा, ये तो नॉर्मल सेंस है क्योंकि ये शेयर है। ठीक है, शेयर कैपिटल है, तो इसीलिए फिर भी लिखवा दिया मैंने सोन एज लाइबिलिटी साइड, सोन इन लाइबिलिटी साइड, एट होगा, एट लाइबिलिटी साइड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाएगा, और किस नाम पे जाएगा पता है, इसका मतलब इसका हेडिंग जो होगा, जैसे मान लो फर्नीचर जब लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट के अंडर लिखते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है इसका नाम क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाएगा। ठीक है, नाम जो लिखा जाएगा बैलेंस शीट के अंडर, जो नाम से इसे मेंशन किया जाएगा दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के मेंशन किया जाएगा। जैसे डेटर लिखते हो क्रेडिटर, या फिर आज के डेट पे ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, जस्ट लाइक दैट ये वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम पे बैलेंस शीट पे जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देख लेते, देखो जैसे कि ए लिमिटेड, सपोज कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड का 80% और 20%, 80% शेयर जो है वो होल्ड कर रहा है एक्स लिमिटेड, दूसरा एक कंपनी, और 20% जो है वो होल्ड कर रहा है जेड लिमिटेड। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कौन होल्डिंग कंपनी है, कौन सब्सिडियरी कंपनी, ए कंपनी का होल्डिंग कंपनी कौन होगा, अगर 80% होल्ड कर रहा है तो ए कंपनी का होल्डिंग कंपनी कौन होगा, मतलब ए कंपनी का एक्स कौन सा कंपनी है, मतलब होल्डिंग है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है, कौन माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है और कौन होल्डिंग है, सॉरी, हाँ होल्डिंग कंपनी है, ये बताओ। ए लिमिटेड जो कि खुद एक सब्सिडियरी कंपनी हुआ ना, अगर इसका 80% शेयर एक्स लिमिटेड होल्ड कर रहा है तो ये सब्सिडियरी कंपनी हुआ, तो ये एक्स लिमिटेड इसका क्या हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, और जेड लिमिटेड इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको कौन सा नाम देंगे, अभी अभी जो पढ़ा है ना इसका नाम कौन सा देंगे, माइनॉरिटी, minority हाँ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अपना बैलेंस शीट तो बनेगा ही बनेगा, मतलब जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है वो बनेगा, लेकिन अगर कोई कंपनी का खुद का सब्सिडियरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, या फिर जॉइंट वेंचर है, तो वो सारे डिटेल्स भी एक जगह पे दिखाने पड़ेंगे अलोंग विथ जो है ओन डिटेल्स, इसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बनाना मैंडेटरी है। ठीक है, ये सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 के हिसाब से इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर consolidated financial statement if the company has one or more
सब्सिडियरीज। ठीक है, अब देखो क्या सब्सिडियरीज के अलावा और कुछ होने से नहीं बनाना पड़ेगा? जैसे वो तो मैंने पहले ही बोला है ना कि अगर हमारा कोई जॉइंट वेंचर है और अगर हम लोग का कोई एसोसिएट कंपनी है तो भी हमें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनका डिटेल्स दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली जो है नॉर्मली सब्सिडियरीज के लिए बनता है, तो जो सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ द कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडियरी कंपनी। एक या एक से ज्यादा कितना भी क्यों ना हो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए? तो एप्लीकेबल लिख देते हैं, एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ठीक है, और पब्लिक कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। और पब्लिक कंपनी सारे तरह के पब्लिक, मतलब बेसिकली यहाँ पर हम जो पोर्शन लिखेंगे दैट इज लिस्टेड और अनलिस्टेड के बेसिस पे, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। ठीक है, चाहे कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड कंपनी हो, ठीक है, अगर वो पब्लिक कंपनी है और उसका होल्डिंग सब्सिडियरी वाला केस है तो फिर उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेबल फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, मतलब लगभग लगभग सभी तरह के कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई नहीं बनाता है, सोचो अगर कोई सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 को फॉलो नहीं करता है तो पनिशमेंट क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 129 सब सेक्शन 129 subsection 3 will attract penal action on officers in default। जिनके वजह से, ठीक है, मतलब जिनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कि हाँ इन लोगों को तो पता है, इन लोग को मतलब हर एक काम का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान तो होता है जिससे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो इस सेक्शन को फॉलो करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले थे, और ये फॉलो नहीं करने के वजह से उनके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगा। ठीक है, और कौन कौन हो सकता है? जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके ऊपर पेनल्टी लग सकता है अगर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं। होल टाइम डायरेक्टर, और होल टाइम डायरेक्टर, अच्छा, और एक लिखते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और डायरेक्टर। ठीक है, सिर्फ डायरेक्टर, मतलब मैनेजिंग या होल टाइम नहीं है तो भी इन पे क्या होगा, इन पे जो है पेनल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, लिया जाएगा एक्चुअली, और जो एक्शन है मतलब जो पनिशमेंट है वो क्या है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है अप टू 1 ईयर, और या तो जेल हो सकता है या फिर फाइन लग सकता है 50,000 से लेके 5 लाख तक। ठीक है, यहाँ पर और लिखते हैं और, ठीक है, या फिर और बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, ऐसा हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा कि क्या डिसीजन है। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अप टू 1 ईयर तक, या फिर फाइन लग सकता है इतना, या फिर दोनों ही एप्लीकेबल कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सेक्शन अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्राइटेरिया बन के आ रहा है, मतलब अगर सब्सिडियरी कंपनी वगैरह है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ही हमारा क्या हो जाएगा, लाइन बाय लाइन जो है हम लोग जब अपना डेटा को मर्ज करेंगे। ठीक है, तो हमें मर्ज क्या क्या करना पड़ेगा और मर्ज करने के बाद क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इन वेरी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग
consolidation means line by line merging of financial statement. ठीक है, लाइन बाय लाइन मर्जिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, लाइन बाय लाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज करना ही कंसोलिडेशन कहलाता है। जैसे मान लो ए, मेरे एग्जांपल पे ए जब अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तब उसमें अपना डिटेल्स रखेगा, बी का डिटेल्स रखेगा, सी का डिटेल्स रखेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज करना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, तो ये पॉइंट 1 हो गया। सेकंड हम लोग लिखेंगे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड क्या क्या बनेगा। ठीक है, मतलब ये कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल, नॉर्मली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या जानते हो, जैसे देखो कोई सोल प्रोप्राइटर का जब फाइनल अकाउंट्स बोलते हो तो क्या दिमाग में आता है कि ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। उसी तरह से कंपनी का जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या बनाने के लिए हमें बोला जा सकता है, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और फॉर्मेट कैसा बनेगा, फॉर्मेट वैसा ही बनेगा जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे थर्सडे वाले क्लास में कुछ दिन पहले, कैश फ्लो के बाद। आई थिंक कैश फ्लो तो दूसरे क्लास में चल रहा था, जो भी हो हम लोगों ने ये पॉइंट किया इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये बनेगा। अच्छा, और क्या बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। ऑडिट रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट भी बनेगा, लेकिन ये हमारा पार्ट नहीं है बनाने का। ठीक है, लेकिन क्या क्या बनेगा वो पता कर रहे हैं हम लोग को, न्यूमेरिकली ये दो चीजें बनाने के लिए बोला जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट बनेगा, और क्या बनेगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का मतलब ना सिर्फ जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस शीट नहीं होता है, इसके अलावा भी होता है, जैसे कैश फ्लो, फंड फ्लो। लेकिन नॉर्मली हम लोग तो वही दो चीज को ध्यान देते हैं ना, बाकी वो तो एनालिसिस पार्ट होता है, लेकिन वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो उसी तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये सारे चीज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे अब वो वाले पॉइंट पे जा रहे हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि द डेट, क्वेश्चन में हमें एक डेट दिया रहेगा। ठीक है, किस बात का, द डेट ऑन विच द शेयर होल्डर्स आर बॉट बाई, सॉरी शेयर्स, शेयर होल्डर लिख दिया मैंने, शेयर्स आर बॉट बाई होल्डिंग कंपनी is called date of acquisition। जिस दिन होल्डिंग कंपनी दूसरे किसी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करेगी, जो कंपनी उसका फ्यूचर में सब्सिडियरी कंपनी बनने वाला है, उस डेट को बोला जाता है डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्वायर कर रहा है इसीलिए इस डेट को बोला जाता है डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉफिट ऑफ subsidiary company
एक सेकंड। द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी बिफोर द डेट ऑफ acquisition are called pre-acquisition profit or called capital profit। अच्छा, इस पे हाइफन देके एक पॉइंट लिख रखते हैं, जब हम लोग मैथ्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। विल बी एडजस्टेड while calculate goodwill और कैपिटल रिजर्व। ये बताएंगे क्या होता है। अच्छा, ये पॉइंट जो बोल रहा है कि द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी मतलब मान लो ए कंपनी ने बी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड किया है किसी एक पर्टिकुलर डेट में, लेकिन उसके पहले भी तो बी कंपनी अपना बिजनेस चला रही थी, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट हुआ होगा। तो ए कंपनी एक्वायर करने के पहले, शेयर एक्वायर करने के पहले जो भी प्रॉफिट रहा है उसे बोला जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। मतलब ए के तरफ से सोचो, बी के शेयर्स को एक्वायर करने के पहले का प्रॉफिट यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, या फिर इसे कैपिटल प्रॉफिट भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल प्रॉफिट क्यों बोला जाता है, देखो, जब ए बी को कंट्रोल करेगा क्योंकि उसने 50% से ज्यादा शेयर होल्ड किया है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बी का बिजनेस ए का बिजनेस, लेकिन जब तक ए ने बी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर रखा था 50% से ज्यादा, तब तक ए का बिजनेस अलग बी का अलग, ए बी अलग अलग है। लेकिन जैसे ही ए बी का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता है, इन दैट केस क्या हो जाता है कि ए को हम लोग बोलते हैं ना पेरेंट कंपनी और बी को हम लोग चाइल्ड कंपनी बोलते हैं। तो इसका मतलब जो है ए बी का ही, मतलब जो बी जो है वो ए का ही हिस्सा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके पहले बी अकेले काम कर रहा था, तो बी का जो भी प्रॉफिट है वो कहलाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसे बोले थे कैपिटल प्रॉफिट। ए के तरफ से अगर देखो तो कैपिटल प्रॉफिट मतलब इसमें ए का कोई भी मेहनत नहीं है, इसीलिए ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल नेचर का है, ये रेवेन्यू नेचर का नहीं है। रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट मतलब जो हम लोग खुद मेहनत से अर्न करते, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग खुद पढ़ लिख के अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी करो, और उससे जो अर्न कर रहे हैं वो हम लोग का खुद के मेहनत से किया गया अर्निंग, ठीक है। और उसके पहले जो भी हमारे पास पैसा था, ठीक है, मतलब मान लो कि हम लोग खुद अपना बिजनेस या जॉब करके जो अर्न कर रहे हैं पैसा, वो हम लोग के पास जो पैसा है उससे, वो हमारा रेवेन्यू इनकम। लेकिन इसके पहले पेरेंट्स हमें देते थे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो कैपिटल मान लो, ठीक है, मतलब वो जो पैसा है वो कैपिटल नेचर का है क्योंकि उसमें हम लोगों ने मेहनत नहीं किया है, ठीक है, हमें मिल रहा है किसी और के मेहनत का, मतलब किसी और मतलब पेरेंट्स के मेहनत का। अभी मतलब ऐसे मत सोचो, ठीक है, रिलेशन के हिसाब से मत जाओ, हम जस्ट समझाने का कोशिश करें। जब हम लोग खुद मेहनत करके निकाल मतलब कुछ काम करते हैं और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, ठीक है। और अगर किसी और का प्रॉफिट जो है वो हम लोग ले रहे हैं, अब ये कैपिटल प्रॉफिट का बात क्यों आया, कैपिटल प्रॉफिट का बात इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब ए बी को एक्वायर करेगा ना, तो शेयर के साथ साथ उसके रिजर्व सरप्लस में भी उसका हिस्सा होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। इसीलिए ए जो है वो ये डिसाइड करेगा कि कितना उसके एक्वायर करने के पहले का प्रॉफिट था, कितना उसके एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट था, और प्रॉफिट का नेचर इसके लिए क्या बना। एक्वायर करने के पहले का नेचर जो है कैपिटल नेचर का है, उसके बाद का नेचर जो है रेवेन्यू नेचर का है। क्यों, क्योंकि तब ए ने भी मेहनत किया बी के काम में, तो इसीलिए
ए के मेहनत जब वहां पर मतलब ए का मेहनत भी एड ऑन हो गया बी के साथ, तो इसका मतलब अब जो भी प्रॉफिट अर्न होगा ए बोलेगा ये मेरा भी प्रॉफिट है, इसीलिए रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है। और ये हमें क्यों पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो रिजर्व सरप्लस के हेड में जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, जनरल रिजर्व आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व आता है, तो हमें कौन सा प्रॉफिट कहाँ लिखना है, इस वजह से बाइफर्केशन से हमें पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी इतना समझो कि प्रॉफिट जो है सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर करने के पहले का जो प्रॉफिट है वो होता है प्री एक्विजिशन। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर प्री मतलब पहले, एक्वायर करने के पहले का प्रॉफिट, जिसको बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। और ये पॉइंट जो है ये समझ में आएगा जब हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद का पॉइंट लिखेंगे, द प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी company after the date of acquisition is called post acquisition profit or called revenue profit। रेवेन्यू का मतलब तो होता है डे टू डे का ना, जैसे ट्रेडिंग में जो सेल लिखते हो वो रेवेन्यू इनकम है, लेकिन पीएल में जो लिखते हो इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये रेवेन्यू इनकम नहीं हुआ। ठीक है, तो कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। अच्छा, और इस पे भी इस तरह से पॉइंट करके लिखो, विल बिकम अ पार्ट ऑफ, ये कहां पर लिखना पड़ता है, विल बिकम अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो जो रिजर्व सरप्लस मतलब रिजर्व सरप्लस होता है, इक्विटी लाइबिलिटीज के बाद जो रिजर्व सरप्लस का हेड होता है वहां पर ये प्रॉफिट चला जाएगा, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में ये प्रॉफिट ऐड होके हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, और ये जो है ये एडजस्ट करना पड़ेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व के तौर पे। तो ये दो जो मैंने दूसरे कलर से लिखवाए ये समझ में आएगा जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा सा ड्रॉ से समझा देते। ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसने बी कंपनी को एक्वायर किया है, एक्वायर करने का डेट है सपोज 30th ऑफ जून 2023। ठीक है, 30th ऑफ जून, अच्छा 23 नहीं करके 22 कर लेते, चलो अभी तक जून आया नहीं है, तो ये हो गया। तो ये जो डेट है इसे हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, ए एक्वायर, ए एक्वायर बी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अच्छा ए और बी का जो है फाइनेंशियल ईयर अलग हो सकता है, मतलब ए एक अलग कंपनी है, बी एक अलग कंपनी। मान लो ए का फाइनेंशियल ईयर जो है वो लोग जो है नॉर्मली तो कंपनी का जो है वो अप्रैल टू मार्च ही होता है, लेकिन हो सकता है कि ए बी का अलग अलग हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एक बार, फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए एंड बी may be different, हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी को एक्वायर कर रहा है और खुद इसका होल्डिंग कंपनी बन रहा है। तो ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है डेट ईयर जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें मर्ज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन ये तभी मर्ज पॉसिबल है। ठीक है, ये तभी मर्ज पॉसिबल है जब गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बट नॉट more than 6 month gap is
permissible otherwise comparison is not पॉसिबल। ठीक है, हम लोग कंपेयर करके जो अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अगर दोनों के फाइनेंशियल ईयर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन उसमें गैप अगर 6 मंथ से ज्यादा हो रहा है तो हम लोग उसे क्या करेंगे, मतलब उसको फिर हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, डेटा को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अगर गैप है तो उसे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर गैप है तो उसे चेंज करना पड़ेगा, तो नॉर्मली जो है 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग ये जो पॉइंट लिखा है इसको भी हम एक बार जो है ड्रॉ के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। 1/4 सपोज 2001 और 31 मार्च 2002। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन 30 जून 2001। ठीक है, ये कौन सा है, ये है डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इसके पहले का जो पीरियड है, ठीक है, यहां से यहाँ का जो पीरियड है इसे हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड, और ये जो पीरियड है इसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, तो वहां लैंग्वेज में लिखा दिया है और यहाँ पर जो है ड्रॉ देख के समझ जाओगे, ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। और ये जो डेट है ना, ये डेट ऑफ एक्विजिशन, ये जो डेट है इसे हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ क्लोजर। डेट ऑफ क्लोजर मतलब जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बंद हो रहा है, डेट ऑफ क्लोजर। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब पीरियड बिफोर एक्विजिशन, इसे हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, और पीरियड आफ्टर एक्विजिशन इसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है हमारा जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह, इस पे बेस्ड रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन is more than the agreed value, तो जो निकल के आता है that is called goodwill और cost of control। बताते हैं ये क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज मोर देन द एग्रीड वैल्यू। ठीक है, मतलब जो एग्रीड वैल्यू है, ठीक है, उससे अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ज्यादा हो रहा है उसे गुडविल बोलेंगे। मतलब इसका एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मान लो कि किसी चीज का वैल्यू है 10 रुपया, लेकिन अगर कोई उसे 12 रुपए से खरीद रहा है, ठीक है, अगर कोई उसे 12 रुपए से खरीद रहा है तो 2 रुपए उसे पता है कि ये 10 रुपए का चीज है, फिर भी 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। क्यों दे रहा है, मतलब उसे उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिख रहा होगा तभी दे रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज मोर देन एग्रीड वैल्यू, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब 12 रुपए देके हम, मान लो एक पेन है, ठीक है, वो पेन का मुझे पता है कि प्राइस 10 रुपए है, लेकिन हम 12 रुपए देके वो खरीद रहे हैं, मतलब मुझे पता है कि जो मुझे 12 रुपए बोल रहे हैं वो 12 रुपए नहीं, एक्चुअली वो 10 रुपए का है, फिर भी हम 12 रुपए देके तभी खरीदेंगे अगर मुझे उसमें कुछ बेनिफिट दिख रहा है फ्यूचर में। ठीक है, तो वैसे इसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज मोर देन द एग्रीड वैल्यू। मतलब अगर किसी को लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स को महंगा खरीद के मेरे लिए कुछ, मतलब इसको एक्वायर करके महंगे में एक्वायर करके मुझे कोई बेनिफिट है, कैसे पता चलेगा, अगर उसके बिजनेस अच्छा है, उसे
उसे लगता है लॉजिकली एनालिसिस करके कि हाँ मुझे एक्सेस प्राइस देके लेना चाहिए, तो जितना भी एक्सेस प्राइस पे किया जाता है उसे बोला जाता है गुडविल के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्यूचर में इससे हमें काफी अच्छा अर्निंग होने वाला है, तो इसीलिए बोलते हैं कि गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। तो इफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज मोर देन द एग्रीड वैल्यू, तो उसे बोलते हैं गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाता है वो, ठीक है। तो ये तो मतलब गुडविल समझो, और ये जो है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट दो कॉलम बना के करते हैं, तो वहां पर ये लिख दिया है मैंने, जब हम लोग करवाएंगे तो बता देंगे। अभी गुडविल का मतलब समझो, गुडविल का मतलब है जब हम लोग एक्सेस प्राइस पे करते हैं किसी चीज का, जैसे मान लो सेम देखने में चीज है, लोकल चीज भी है, ब्रांडेड चीज भी है, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रांडेड चीजों का जो है प्राइस ज्यादा होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि उनके क्वालिटी के लिए, ठीक है, उनका, या फिर मान लो जो पोस्ट सर्विस वगैरह जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वगैरह है उसके लिए, ठीक है। तो अगर जो कोई सेम चीज पे ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो अगर हम लोग उसके बाद भी एज ए कस्टमर उसे ले रहे हैं, कंज्यूम करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमें लगता है कि हाँ ज्यादा दे के लेना चाहिए क्योंकि हमें इसमें बेनिफिट है, तो दैट इज गुडविल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर if value of acquisition is more than the cost of acquisition, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से अगर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है, मतलब जिस चीज को हम लोग एक्वायर करना चाह रहे हैं उसका वैल्यू ज्यादा है लेकिन हम लोग कॉस्ट कम पे कर रहे हैं, मतलब हमारे पास क्या निकल के आएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, जैसे कि मुझे पता है कि एक पेन का प्राइस 10 रुपए है, फिर भी हम उसे 8 रुपए में ले रहे हैं, मतलब डील ऐसा हुआ है कि मुझे 8 रुपए में मिल रहा है, तो मेरे लिए बेनिफिट है, दैट इज कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये हो गया। कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, मतलब कोई अगर किसी का शेयर एक्वायर करने जा रहा है तो उसके लिए गुडविल भी जनरेट हो सकता है इस एक्विजिशन करने पे, या फिर उसके पास कैपिटल रिजर्व जनरेट हो सकता है। अगर महंगा लेना पड़ रहा है तो गुडविल, अगर सस्ते में मिल रहा है तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और एक पॉइंट लिखेंगे इसके बाद, कि अगर क्वेश्चन में हमें डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना नंबर पॉइंट है, ये 5th नंबर है। अब हम लोग 6th नंबर पॉइंट पे चलते हैं। इफ द डेट ऑफ एक्विजिशन is not given, then always assume it to be the first day of the year, first day of the year, मतलब क्वेश्चन में सपोज हमें ये नहीं दिया है कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, तो हम लोग कौन सा डेट मानेंगे, हमेशा फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, ईयर जहां से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली कैसे स्टार्ट होता है, 1 से लेके, ठीक है, जैसे 1 से लेके 31 मार्च तक ऐसे चलेगा। तो अगर हमारे पास डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन नहीं है तो हम लोग ये वाले डेट को डेट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे, ठीक है। और अगर दिया हुआ है तो ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इन दैट केस हम लोग का पोस्ट पीरियड हो जाएगा, पोस्ट पीरियड, ठीक है। और ये हो जाएगा डेट ऑफ डिस्क्लोजर, डेट ऑफ क्लोजर, ठीक है, डेट ऑफ क्लोजर जिस दिन बंद होगा अकाउंट्स, ठीक है। तो अगर कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो हमें इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट of subsidiary company are divided into pre and post acquisition period,
प्री का मतलब द पीरियड बिफोर द होल्डिंग कंपनी acquire the shares in subsidiary कंपनी, और पोस्ट एक्विजिशन का मतलब द पीरियड आफ्टर एक्वायरिंग द शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट या लॉस है वो कैसे अपीयर करेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, देखो जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट उनका ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व बोल के ट्रांसफर हो जाएगा। और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो कहां पर जाएगा, एड टू होल्डिंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है इसके बाद वाला पॉइंट आएगा हम लोग का 9th नंबर में, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा अगर जनरल रिजर्व है किसका, सब्सिडियरी कंपनी का, तो क्या होगा, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। मतलब एक्वर करने के पहले जितना रिजर्व था और एक्वर करने के बाद जो रिजर्व बना, ठीक है। एक्वर करने के पहले का जो रिजर्व था वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। और एक्वर करने के बाद जो हुआ ये ऐड हो जाएगा, ऐड टू होल्डिंग कंपनीज जनरल रिजर्व, ठीक है। होल्डिंग कंपनी का जहां जनरल रिजर्व लिखा हुआ रहेगा वहीं पर चला जाएगा। सिंपल बात है, जैसे मैंने बोला ना कि होल्डिंग कंपनी क्या बोलेगी, मेरे एक्वायर करने के बाद मैंने भी इस बिजनेस में मेहनत किया, तो जो इस बिजनेस में जनरल रिजर्व बना वो मेरा भी जनरल रिजर्व है, तो वो जनरल रिजर्व की तरह ट्रीट होगा। लेकिन एक्वायर करने के पहले जब सिर्फ बी अकेले बिजनेस कर रहा था, ए नहीं था, एग्जाम्पल के हिसाब से ए होल्डिंग, बी जो है सब्सिडियरी, तो इन दैट केस उस समय पे बी ने जो भी जनरल रिजर्व क्रिएट किया है वो कैपिटल रिजर्व बोल के ही ट्रीट होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग 10th नंबर पॉइंट, कैंसिलिंग इंटर कंपनी डेब्ट्स, ठीक है। जो कंपनी होल्डिंग सब्सिडियरी बन रही है अगर इनके अंदर पहले से डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशन है तो हमें वो इंटर डेप्ट मतलब म्यूचुअल जो डेप्ट होता है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सेट ऑफ करेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं, इफ ट्रांजैक्शंस अबाउट, इफ ट्रांजैक्शंस अबाउट bills receivable and bills payable
is given, then reduce the mutual owing, reduce the mutual owing from both bills receivable and bills payable in consolidated balance sheet. सेम तरीके से और एक चीज भी हो सकता है डेटर क्रेडिटर का म्यूचुअल कंडीशन। तो इफ ट्रांजैक्शन अबाउट डेटर एंड क्रेडिटर, if transactions about debtor creditor is given, then reduce the mutual owing, reduce the mutual owing from both debtor and creditors in consolidated बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारे मतलब कैलकुलेशन के लिए लगेगा। और भी पॉइंट है लेकिन आज इतना सारा ही लिखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर बाकी टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन इलास्ट्रेशन 1। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है देखो, बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड कौन है? होल्डिंग कंपनी है, ऐसा हमें क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, एच लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है। एंड एस लिमिटेड कौन है? एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है, क्वेश्चन में मैं बता दिया। प्रिपेयर ए कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, हमें क्या प्रिपेयर करके देना है? कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एस लिमिटेड। मतलब हमें एक कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, मतलब एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का जो डेटा है उसको एक जगह पे दिखाना है। ठीक है, मतलब मर्ज करके हमें दिखाना है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दे दिया है एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड का। शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ 10 ईच सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है, ये दे रखा है शेयर कैपिटल्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर टोटल दे दिया है। एसेट्स में सन्ड्री एसेट 4 लाख 2,25,000। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोला है। अगर एच होल्डिंग कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट देखो एच का होगा। ठीक है, एच अगर होल्डिंग कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट किसका होगा? एच का होगा। एच ने किस में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा? अपने सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा होगा। तो इसने क्या किया है? इसने सब्सिडियरी कंपनी का 20,000 शेयर्स 10 रुपए करके उसमें इन्वेस्ट कर रखा है 2 लाख रुपीज से। तो बोलो क्या ये पार्शियली सब्सिडियरी मतलब होल्डिंग है या फिर 100% होल्डिंग है? पहले ये बताओ। मतलब एच लिमिटेड का सब्सिडियरी कंपनी जो एस लिमिटेड है वो पार्शियल सब्सिडियरी है कि फुल्ली सब्सिडियरी? या फिर अगर बोले तो एच मतलब एस लिमिटेड जो है वो फुल्ली जो है सब्सिडियरी कंपनी एच का है या फिर पार्शियली है? जो भी बोलो, ठीक है, पार्शियली है कि 100% होल्डिंग है, ये बताओ। मैम पार्शियली। पार्शियली क्यों? फुल्ली मैम होली फुल्ली होगा ना, क्योंकि 20,000 जो है पूरा का पूरा शेयर से तो होल्ड कर रहा है। एस लिमिटेड का जो शेयर है वो तो 10 रुपीज वाला है, तो 20,000 शेयर है। इसने देखो पूरे 20,000 शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब 100% होल्डिंग कर रखा है। ठीक है, 100% होल्डिंग कर रखा है। तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी बोला था होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, लेकिन ये तो मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा। हम लोग कहाँ से समझेंगे? इन्वेस्टमेंट का देखो ना, ये 20,000 शेयर्स, ये भी 20,000 शेयर्स, मतलब सारे शेयर्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसका मतलब ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? ये जो है होल्ली। अच्छा, अब हमें क्या बोला है
यहाँ पर प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करके देना है और कुछ नहीं, ठीक है। बस यही बोला है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना है। तो देखो कैसे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। अच्छा, इसके लिए हम लोग पहले जैसे यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट में हुआ है ना, वैसे ही करेंगे। देखो पहले लिखेंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, ऐसे लिखना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। एक ही सब्सिडियरी कंपनी, अगर एक से ज्यादा होती तो एस लिमिटेड एंड दिस वन ऐसे करके लिखना पड़ता, लेकिन ये जो है एक ही कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का उसी तरह से करेंगे। पर्टिकुलर्स, नोट, अमाउंट मतलब रुपीस। अच्छा, सबसे पहले लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो फॉर्मेट तो एज इट इज ही रहेगा। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है तो क्या हुआ, मतलब डेटा जो है वो खुद काउंट करना पड़ेगा, बाकी फॉर्मेट एज इट इज। इक्विटी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इसके अंडर आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंडर आएगा शेयर होल्डर्स फंड। ये सब लेकिन फॉर्मेट है, ठीक है। ये सब कोई नया चीज नहीं है, ये सब फॉर्मेट है जो कि कैश फ्लो में भी हम लोग काफी किए हैं। कंपनी फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी काफी सारा हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। इसके बाद आता है शेयर कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है शेयर कैपिटल, फिर पॉइंट बी में आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो नॉर्मली क्या क्या पॉइंट आएगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे देखो हमारे पास शेयर कैपिटल दिया है तो शेयर कैपिटल आएगा। यहाँ पर ना रिजर्व सरप्लस है नहीं इस क्वेश्चन में, तो बेसिकली ये बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व सरप्लस का जब पॉइंट है ही नहीं तो कंसोलिडेटेड वाले में भी नहीं आएगा, तो इसको हटा देते, ठीक है। जब है नहीं तो क्यों लिखे बेकार में, ये खाली ही रहेगा। तो रिजर्व सरप्लस नहीं है। अच्छा, ये लाइबिलिटी साइड में बस एक ही आइटम है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। और हम लोग को यहाँ पर ये लिखना है सन्ड्री लाइबिलिटीज। अच्छा, एक चीज क्या हुआ है ना, ये थोड़ा सा जो है लिखा गया है आगे पीछे, मतलब ये तुम लोग के मैथ से लिया गया है, बट इंस्टीट्यूट ने देखो कैसे लिखा है। इक्विटी लाइबिलिटीज ये जो है ना, शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, शेयर ऑफ 10 ईच, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, उसका वैल्यू ये 5 लाख 2 लाख है। और ये सन्ड्री लाइबिलिटीज 1,25,000 है, ये मिस प्रिंट है, ठीक है। ये नीचे जाना चाहिए या फिर ये ऊपर जाना चाहिए, जो भी हो। तो यहाँ पर जो है कॉलम्स जो है गड़बड़ किया गया है, लेकिन ये सन्ड्री लाइबिलिटीज है, ठीक है, ये समझ लो। और ये वाला ये है, यहाँ पर लिखा गया है गलत तरीके से। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा लिखेंगे, करेंट लाइबिलिटी में सन्ड्री लाइबिलिटी, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट तो है नहीं, तो करेंट लाइबिलिटीज, इसमें लिखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एसेट का। अब एसेट में क्या क्या है देखो, सन्ड्री एसेट है और एक इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग करेंगे एसेट। एसेट में लिखेंगे करेंट एसेट, करेंट एसेट में आ जाएगा सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं लिखा है, उसका लॉजिक भी हम बता देते हैं क्यों नहीं लिखा है, ठीक है, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट बन गया है। अब हम लोग नोट्स बनाएंगे जिसमें शेयर कैपिटल का नोट 1, सन्ड्री लाइबिलिटी का नोट 2 और सन्ड्री एसेट का नोट 3 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, सबसे पहला बनेगा शेयर कैपिटल,
नोट 1, ठीक है, नोट 1 शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, शेयर कैपिटल में हमें यहाँ पर देखना चाहिए, हम लोग होल्डिंग अपने बुक्स में जो है कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाता है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी का जो 1 लाख का शेयर कैपिटल है वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, 5 लाख का, ये देखो ये नीचे का बता रहे गलती से, अभी मैंने बोला ना ये सन्ड्री लाइबिलिटीज वाला है, ठीक है, हम खुद ही गलती कर रहे हैं। तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी का कितना है, 5 लाख है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं एच लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कंपनी का। तो कितना हो जाएगा, यहाँ अमाउंट के कॉलम में 5 लाख हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट के कॉलम में 5 लाख हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, क्या हम लोग ये 2 लाख वाला नहीं लिखेंगे? नहीं, ये 2 लाख वाला नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअली ये जो सब्सिडियरी कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वही तो एज लिमिटेड ने एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रखा है, और वो भी पूरा पूरा। तो ये एस लिमिटेड के लिए लाइबिलिटी है और उतना ही एच लिमिटेड का एसेट है। तो बेसिकली ये क्या हो जाता है, म्यूचुअली कैंसिल हो जाता है, ठीक है, म्यूचुअली कैंसिल हो जाता है, इस वजह से नहीं लिखना है। मतलब एक बार सोच के देखो, अगर इसको हम टी शेप में बना के दिखाए तो तुम लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। इसको अगर हम लोग टी शेप में बनाए तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा एच लिमिटेड का, एस लिमिटेड का। सोच के देखो, एच लिमिटेड का 5 लाख, एस लिमिटेड का 2 लाख, ठीक है। अगर हम लोग सारे चीज को ऐड करके लिखते, कंसोलिडेटेड का मतलब लाइन बाय लाइन ऐड करना। अच्छा, 5 लाख 2 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर देखो सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना हो जाएगा, 1 लाख, और यहाँ पर हो गया 25,000, ठीक है। अच्छा, अब इधर अगर सन्ड्री एसेट्स देखे तो सन्ड्री एसेट्स बन गया 4 लाख और 2,25,000, 4 लाख और 2,25,000, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बन जाएगा कितने का, 2 लाख का। बाकी तो है नहीं कुछ, मतलब अगर हम लोग सिर्फ लाइन बाय लाइन एड ऑन करें तो ये दोनों मिला के 7 लाख, ठीक है। ये देखो यहाँ से ही दिख रहा है, ये दोनों मिला के 7 लाख, ये दोनों मिला के 1,25,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखो 8,25,000, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम होगा, ये दोनों को मिलाओगे तो 6,25,000 और यहाँ पर 2 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8,25,000। तो ये लाइन बाय लाइन मर्ज हुआ, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी तो है। रूल्स रेगुलेशंस में क्या हो रहा है, ये देखो, ये 2 लाख, हम एक बार तो बोल रहे हैं कि ये 2 लाख मेरे सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल है और हम उसी में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। मतलब जब मेरा ये कंपनी होल्ड सब्सिडियरी कंपनी है तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो एक ही चीज को हम एज ए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंसोलिडेट करने का मतलब है हम ये दिखा रहे कि एस लिमिटेड मेरा ही एक पोर्शन है, तो हम अपने ही पोर्शन में एक बार इस 2 लाख को एज ए लाइबिलिटी भी दिखा रहे हैं यहाँ पर जब ऐड कर रहे हैं, और एज ए इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहे हैं। ये नहीं होता है, तो इसे क्या कर देना चाहिए, कैंसिल आउट कर देना चाहिए, ठीक है, इसे कैंसिल आउट कर देना चाहिए। तो ये 2 लाख, ये 2 लाख कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब बेसिकली यहाँ से 2 लाख गायब, मतलब ये 2 लाख नहीं रहेगा, और यहाँ से ये 2 लाख नहीं रहेगा, ठीक है। ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम लोग एक साथ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसका रीजन यही है कि हम लोग एक ही चीज को इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहे हैं अपने बैलेंस शीट में, और सेम उसी चीज को हम लोग जो है लाइबिलिटी के हिसाब से भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, होल्डिंग कंपनी का, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल आएगा। तो ये 5 लाख यहाँ पर लिख दो, ये बन गया। अच्छा, सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज का नोट बनाएंगे, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, सन्ड्री लाइबिलिटी, ये दोनों का आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एच लिमिटेड का जितना है उतना, और एस लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी का जितना है। तो ये देखो, ये है 1 लाख और 25,000, तो 1 लाख और 25,000, तो टोटल हो गया 1,25,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,25,000 और टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6,25,000, और सन्ड्री एसेट लिखेंगे, नोट नंबर 3, सन्ड्री एसेट, ये भी दोनों का लिखेंगे,
दोनों का अलग अलग एसेट है। एज लिमिटेड अपना लिखेगा, क्योंकि देखो ये ही तो बना रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, एज को थोड़ी ना बनाना है, एज को ही बनाना है, ठीक है। तो 4 लाख एज लिमिटेड का था, 4 लाख, और एस लिमिटेड का भी वो इसमें ऐड ऑन कर लेगा, तो एस लिमिटेड का हो जाएगा 2,25,000 जो गिवन है। बाकी तो इस क्वेश्चन में वैसा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ डिटेल्स दिया नहीं है, तो 6,25,000 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे 6,25,000, 6,25,000 कंप्लीट, ठीक है। तो ये हम लोग का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, जहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एज लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022 प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें क्या बोला है, यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल 5 लाख 2 लाख, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर, यहाँ भी थोड़ा जो है क्रेडिटर नीचे ना लिख के एक ही साथ लिख दिया है, 1,20,000, रिजर्व 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 और 30,000 टोटल हो गया है। अच्छा, सन्ड्री एसेट यहाँ पर जो है सन्ड्री एसेट 3,50,000, 2,60,000, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एस लिमिटेड 4,000 शेयर्स एट कॉस्ट 3 लाख, एज लिमिटेड परचेज शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। बैलेंस शीट डेट पे परचेज किया गया है। हम लोग को क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है, हम लोग को बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताओ कि पार्शियल होल्डिंग है कि फुल होल्डिंग है। मतलब ये देखो 4,000 शेयर्स जो है एक्वायर हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है, मतलब ये एस लिमिटेड है, इनके पास कितने सारे शेयर्स है, 2 लाख शेयर्स जो है 50 ईच वाला है, तो 50 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 50 से डिवाइड करने से 40,000, ठीक है। तो क्या 40,000 शेयर्स ही होल्ड हो रहा है? अगर 40,000 ही होल्ड हो रहा है तो फुल्ली होल्डिंग है। 4,000, अच्छा 4,000 हो रहा है क्या, 2 लाख डिवाइडेड बाई 50, 0 0 कैंसिल, नहीं 40,000 हो रहा है, तो ये क्या गलत लिखा हुआ है, 4,000 एट कॉस्ट, 4,000 एट कॉस्ट, नहीं ये ना 40,000 होगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 40,000 ही होगा, 4,000 कैसे पॉसिबल है, मतलब 100% होल्डिंग है, लेकिन 3 लाख में लिया गया है, ठीक है, 3 लाख में लिया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो शेयर का वैल्यू है वो 2 लाख है, लेकिन वो 3 लाख से लिया गया है, यानी ज्यादा पेमेंट किया गया है, ज्यादा पेमेंट किया गया है, वो गलत है, ठीक है, वो मिसप्रिंट है, वो 40,000 होना चाहिए। और जो कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ ম্যাম एक्विजिशन 4,000 তো আসছে 4,000 ই আসছে, ডিভাইড করলে। হ্যাঁ ম্যাম ও আচ্ছা, তাহলে আমি বোধহয় ভুল ভাবছি, দেখছি 50 করলে, ও अच्छा 4,000, हाँ ठीक ही है, मुझे लगा 4 लाख आ रहा है, 4,000, तो 4,000 आ रहा है, मतलब 100% होल्डिंग है। लेकिन 2 लाख का शेयर्स कितने में लिया गया है, 2 लाख का शेयर्स का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 3 लाख, तो बोलो गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व, 2 लाख का शेयर्स था जो कि एक्वायर किया गया है पूरा का पूरा 3 लाख। हाँ बोलो, और एक बार बोलो। गुडविल है। गुडविल, हाँ हाँ, गुडविल सही हो रहा है, गुडविल, गुडविल होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेस पेमेंट कर रखा है, ठीक है, तो गुडविल होगा। तो हम लोग गुडविल पहले कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा, और हमें बैलेंस शीट बना के देने के लिए बोला है, ठीक है। चलो तो प्रिपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन डेट क्या दिया है, 31 मार्च 2022। नोट अमाउंट इक्विटी
and liabilities. Shareholders fund, शेयर कैपिटल। इस बार रिजर्व सरप्लस भी है क्वेश्चन में, तो हम रिजर्व सरप्लस का भी पॉइंट बनाएंगे। रिजर्व सरप्लस और लाइबिलिटी साइड में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व आ जाएगा। रिजर्व सरप्लस के अंडर ही रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है, और सन्ड्री एसेट्स है। ठीक है, अच्छा क्रेडिटर एक था यहाँ पर, प्रिंट जो है ऐसा हो रखा है ना, क्रेडिटर एक था। ये देखो क्रेडिटर 1,00,000 और 20,000 मतलब करेंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, और इधर एसेट्स का बनेगा। एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। सन्ड्री एसेट और इन्वेस्टमेंट तो नहीं आता है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स में एक फिक्स्ड एसेट भी लिखेंगे क्योंकि गुडविल आएगा। फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल और करेंट एसेट, उसमें सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, फॉर्मेट तुम लोग को पता है इसलिए हम उतना ABCD ये सब नहीं लिख रहे हैं। नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक एक पॉइंट बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बनेगा नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल सबसे पहले होल्डिंग का लिखना चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये देखो, शेयर ऑफ 50 ईच, यहाँ पर लिखेंगे 50,000 शेयर्स। तब 50,000 होगा क्या, नहीं 50,000 नहीं होगा, 50 करके होने से कितना होगा, 5,000, सॉरी 10,000। 10 হচ্ছে নাকি, 10,000। हाँ 10,000, 10,000 लिखना पड़ेगा। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ठीक है, एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी का, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, अच्छा अब ये जो सब्सिडियरी का होता है ये हमें नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एज ए इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के पास है, तो ये इतना ही बनेगा, ये इतना ही बनेगा। ठीक है, जब हमारा जो पार्शियल वाला आएगा ना, मतलब जब हम लोग वो वाला पॉइंट करेंगे जहां पर हमारा फुल्ली होल्डिंग नहीं है, तब हमारा वहां पर ये जो पॉइंट है थोड़ा चेंज होगा, वो जब करेंगे तब देखेंगे। नोट्स नंबर 2 में पढ़ेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो चेक करते हैं रिजर्व सरप्लस। होल्डिंग का तो कुछ नहीं है, सब्सिडियरी का जो है यहाँ पर नहीं, अच्छा ये हो जाएगा, ये सब्सिडियरी का 10,000 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 30 है, ऐसे बोला है 50 और ये 10,000। अच्छा, तो देखो रिजर्व सरप्लस भी क्या होगा, रिजर्व सरप्लस जो है हम लोग का, वो पिछले वाले क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस नहीं था। ठीक है, अब रिजर्व सरप्लस का ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो रिजर्व सरप्लस जो है वो कैपिटल का ही पार्ट होता है। जैसे तुम लोग कभी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो सोल प्रोप्राइटर का, तो क्या करते हो, कैपिटल में ऐड करते हो ना नेट प्रॉफिट। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी देखो जो तुम लोग ऑलरेडी किए हो, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिजर्व सरप्लस का मतलब क्या, जितना भी हम लोग का जो प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व है, ये वो सब रिजर्व सरप्लस के अंडर आता है, मतलब वो कैपिटल का ही पोर्शन होता है। ठीक है, वो कैपिटल का ही पोर्शन होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व है, ये हम लोग का यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी का जो रिजर्व है ये यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम एक जो है छोटा सा एग्जाम्पल के साथ भी बता देते हैं। देखो रिजर्व सरप्लस नहीं आएगा, ये देखो यहाँ पर
सिर्फ होल्डिंग का ही आएगा, ठीक है, सब्सिडियरी का नहीं आएगा। क्योंकि इसका रीजन बेसिकली ये है कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ना, वो सिर्फ 2 लाख पे नहीं किया गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में रिजर्व नहीं था, तो वो 2 लाख पे तो होगा ही, क्योंकि ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिजर्व पे भी है, रिजर्व सरप्लस मतलब ये पूरा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिजर्व सरप्लस पोर्शन है, ये पूरे के बेसिस पे लिया गया है, ठीक है, ये पूरे के बेसिस पे लिया गया है। तो हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तब ये पूरे के बेसिस पे होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में ये नहीं था, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी का शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका बिजनेस में जब हम लोग एक्वायर कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है, मतलब उसका शेयर होल्डिंग ले रहे हैं, तो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व सरप्लस दोनों ले रहे हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व सरप्लस दोनों ले रहे हैं, जिसका हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट में एज ए इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ठीक है। जितना हम लोग शेयर्स ले रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इंप्लाइड है कि वो एडेड विद रिजर्व एंड सरप्लस होगा, अगर क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस है। तो ये जो हम लोगों ने पेमेंट किया है, वो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस दोनों के लिए पेमेंट किया है, ठीक है। तो रिजर्व सरप्लस जो है वो इन्वेस्टमेंट के साथ वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस बोल के कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस बोल के सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग का पोर्शन आएगा। तो होल्डिंग के पोर्शन में रिजर्व बोल के तो कुछ है नहीं, ठीक है, एच लिमिटेड का ही आता है। तो एच लिमिटेड का तो रिजर्व बोल के कुछ है नहीं, पीएल बोल के है, पीएल जो है वो है 50,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50,000, ठीक है। ये 50,000 जो है रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं रिजर्व सरप्लस का 50,000, नोट्स नंबर 2 में शेयर कैपिटल का यहाँ पर 5 लाख। अच्छा, और क्रेडिटर जो कि नोट्स नंबर 3 है, ये आसान है, इसमें तो जस्ट तुम लोगों को ऐड करना है और कुछ नहीं। क्रेडिटर का देखो, नोट नंबर 3, सन्ड्री क्रेडिटर, ये दोनों का आएगा, ठीक है, एच का भी और एस का भी। तो सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, ये वाला 1 लाख और 20,000, ठीक है, 1 लाख। वो प्रिंट जो है आगे पीछे है, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत हो जाओ। 1,20,000, ये 1,20,000 यहाँ पर लिख के हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल लाइबिलिटी हम लोग का बन जाएगा। तो कितना हो गया, 5 लाख, 6 लाख, 6,70,000, ठीक है, 6,70,000। अच्छा, अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट वगैरह इसका देखो कैसे होगा। चैम बोर्ड खत्म हो गया। अच्छा, अब हम लोग बनाएंगे फिक्स्ड एसेट का, तो नोट नंबर 4 हो जाएगा। नोट नंबर 4, ठीक है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में हम लोग का आ जाएगा गुडविल, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, और इसमें आएगा गुडविल, ठीक है। गुडविल का हम लोग को वैल्यूएशन करके लिखना पड़ेगा। तो गुडविल हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आएगा, उसके लिए हम लोग दूसरा नोट बनाएंगे। वो नोट वहां से, वर्किंग नोट से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से वहां जाएगा, ठीक है। तो नोट नंबर 5 समझाते कैसे होगा। और ये जो है सन्ड्री एसेट, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट जो है एच लिमिटेड का और एस लिमिटेड का, दोनों को ऐड करके लिख दो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो म्यूचुअली कैंसिल हो जाता है। तो सन्ड्री एसेट 3,50,000 और 2,60,000। 6,10,000, ठीक है। नोट नंबर 5 में 6,10,000। नोट नंबर 5 ये हो जाएगा, नोट नंबर 4 6,10,000। अच्छा, इसमें नोट नंबर, हाँ, 1 2 3 मैंने पुट कर दिया। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके लिए कैसे कैलकुलेशन होगा, देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो देखो, नॉर्मली एक होल्डिंग का कॉलम होगा, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कॉलम होगा, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कॉलम जो है
वो तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा पार्शियल होल्डिंग होगा, ठीक है, पार्शियल होल्डिंग होगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है 100% होल्डिंग है, मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। तो जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को एक्वायर कर रहा है तो उसे क्या क्या मिलेगा, तो उसे मिलेगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना मिलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 2 लाख, ठीक है, 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल ये पूरा ले रहा है। इसका कोई भी हिस्सा माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नहीं जा रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, इन्होंने 100% ही होल्ड कर रखा है। इसके अलावा क्या मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी रहेगा वो मिलेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पर है रिजर्व, रिजर्व कितना है, रिजर्व है हम लोग का 10,000, और पीएल, क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कैपिटल का पार्ट ही होता है रिजर्व सरप्लस, तो पीएल 30,000 तो ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल हो गया जो इन्हें मिल रहा है, तो 2,40,000 जो है ये इन्हें एक्वायर करने पे मिल रहा है, ठीक है। और ये पेमेंट क्या कर रहे हैं, मतलब एग्रीड वैल्यू क्या हो रहा है, 3 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे जो वैल्यू दिया जा रहा है वो 3 लाख दिया जा रहा है, मतलब एक्सेस दिया जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेस देने पे मतलब ये जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब होल्डिंग कंपनी को मिल क्या रहा है, 100% होल्डिंग करने पे इक्विटी शेयर का मतलब इक्विटी शेयर एंड रिजर्व सरप्लस ये मिल रहा है, ठीक है। और उसके बदले उनका ये कॉस्ट बियर हो रहा है, मतलब कितना हो गया, गुडविल डिफरेंस जो आ रहा है 60,000 ये ज्यादा पे कर रहे हैं, तो 60,000 क्योंकि ज्यादा पे कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड गुडविल। अब अगर हम लोग बैलेंस शीट में यहाँ पर सबसे पहले इस पे लिखते हैं, ठीक है, ये हम लोग बना लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर ए, ठीक है। और यहाँ पर जो गुडविल है, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर ए से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, गुडविल निकल के आ रहा है 60,000, ठीक है, गुडविल निकल के आ रहा है 60,000। अब नोट नंबर 4 जो कि यहाँ पर है, इस पे हम लोग लिखेंगे 60,000, अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,70,000, ठीक है। अब चेक करो कि हाँ टैली हुआ है 6,70,000, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ता है कि हम लोग का जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो जब भी पहले वाले क्वेश्चन में इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां रिजर्व सरप्लस था ही नहीं, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है चेंज किया गया, रिजर्व सरप्लस था। तो जब भी कोई कंपनी किसी और को एक्वायर करता है तो इसका मतलब वो शेयर लेता है, शेयर का मतलब ही हो गया शेयर एंड रिजर्व सरप्लस, क्योंकि जब कैपिटल बोला जाता है तो कैपिटल का मतलब वहां से कोई प्रॉफिट वगैरह एलिमिनेट नहीं होता है। जब भी तुम लोग कोई फाइनेंशियल जैसे सोल प्रोप्राइटर का ही कैपिटल बनाते हो तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे लिख, यहाँ ओपनिंग वाला लिखते हो, फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऐड करके जो आता है वो लिखते हो। तो कैपिटल का मतलब जो है क्लोजिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल विद उसमें जो भी एडजस्ट हुआ है, लाइक ड्रॉइंग्स हो, नेट प्रॉफिट हो, तो उसी तरह से। तो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस, ठीक है, कंपनी जो कंपनी अकाउंट से वहां पर तो नेट प्रॉफिट अलग से, ऐसा ये प्रोसेस तो कभी का चला गया, ऐसे नहीं दिखाया जाता है। अभी जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सब रिजर्व सरप्लस के अंडर आता है, मतलब सारे रिजर्व सरप्लस यहाँ पर काउंट होंगे। लेकिन हाँ जनरल रिजर्व वगैरह जब आएगा तब उसका कैलकुलेशन अलग होगा, जो कि मैंने तुम लोग को देखो थियोरिटिकली लिखवाया भी है, और भी कुछ चीज लिखवाना पड़ेगा क्योंकि होल्डिंग कंपनी करने के लिए नोट्स होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी और भी इस पे डिस्कशन करेंगे और बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। ओके मैम।